स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दक्षिण भारत के राजवंश के अंतर्गत पल्लव वंश और चालुक्य वंश। इन दोनों वंशों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी करेंगे और ये सभी टॉपिक हम मैप के माध्यम से कवर करेंगे ताकि आपको सभी टॉपिक आसानी से याद हो जाए। इतिहास को हम कहानी के माध्यम से पढ़ रहे हैं ताकि आपको सभी टॉपिक आसानी से याद हो जाए। इससे पहले अगर आपने ये सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। इनको देखने के बाद अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको ये टॉपिक आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। दक्षिणी भारत के पूर्वी भारत के सातवाहन शक्ति के पतन के बाद एक नए वंश का उदय हुआ जिसे इक्ष्वाकु वंश, इसे आंध्र इक्ष्वाकु भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। ये बात है लगभग 3री और 4ठी शताब्दी में कृष्णा नदी के पूर्वी घाटी में कृष्णा गुट्टूर क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं सातवाहन का पतन। यहाँ पर सातवाहन वंश का शासन था पहले। सातवाहन के पतन के बाद में यहाँ पे वाकाटक वंश आते हैं और इस क्षेत्र में इसका ये जो पूर्वी क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे आंध्र इक्ष्वाकु वंश का शासन होता है। इन्हीं इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके उनकी जगह पर पल्लव आते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो वहां पर आए किस प्रकार से, तो ये ध्यान देना है। इन लोगों को अपदस्थ करके यहाँ पर पल्लव वंश आता है। यहाँ नीचे आप पल्लव वंश का जो समय है और यहाँ पे इनका जो क्षेत्र है वो देख सकते हैं। ताम्रपट्टों से ज्ञात इस वंश के शासकों को 375 से 575 ईस्वी के बीच रखा जा सकता है। इनका राज्यक्रम सुनिश्चित नहीं है, यानी कि हमें 375 से लेकर के 575 ईस्वी के बीच कुछ राजा मिलते हैं, लेकिन वो राजा कितने कितने समय तक के लिए शासन कर रहे थे और उनके नाम क्या थे तो ये सभी हमें ज्ञात नहीं हो पाए हैं। तो हम इनके बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि इस बीच भी यहाँ पे पल्लव वंश का शासन था। इसके बाद में जो राज्य जिनका राज्यक्रम सुनिश्चित हो जाता है वो ईस्वी है 575 ईस्वी से 897 ईस्वी के मध्य के जो भी शासक हैं उनके राज्यक्रम सुनिश्चित हो जाते हैं। तो हम इन्हीं बीच का इतिहास पढ़ने वाले हैं पल्लव वंश का। पल्लव वंश का इतिहास जिसे हम पढ़ेंगे 575 ईस्वी से 897 ईस्वी के मध्य है। इसके जो संस्थापक हैं वो है सिंह विष्णु। पल्लवों की जो राजधानी थी वो थी कांची जो तमिलनाडु में है और इनकी राजभाषा संस्कृत थी। अब हम एक एक राजा के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले ही इसमें सिंह विष्णु, इनका समय है 575 से 600 ईस्वी के मध्य। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहा करता था जिसने कीर्तार्जुनीयम की रचना की थी। तो ये नाम भी पूछा जाता है कि इसकी रचना किसने की थी, तो भारवी ने की थी। आपको ये नाम याद रखने हैं। और किसके दरबार में रहते थे तो ये भी ध्यान रखना है, ये सिंह विष्णु के दरबार में भारवी रहते थे। सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। सिंह विष्णु ने कलभ्रों द्वारा तमिल प्रदेश में उत्पन्न राजनीतिक अव्यवस्था का अंत किया। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था चेर, चोल और पांड के बारे में जो यहाँ पर थे, इनका विनाश करके यहाँ पे एक ये आते हैं कलभ्र, ये जनजाति हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जनजाति के लोग थे और इन्होंने इस क्षेत्र पे पूरा अपना विस्तार कर लिया था साम्राज्य का। तो यहाँ पर ये जो सिंह विष्णु हैं इनका कलभ्रों से इनके युद्ध हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। इनका जो समय है वो है 600 ईस्वी से 630 ईस्वी के मध्य। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम अगला शासक बना। महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था तथा बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म का अनुयायी बना। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और यहीं से पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे पल्लव वंश का शासन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पल्लव वंश है और ऊपर यहाँ पे चालुक्य वंश है जिनके शासक थे उस समय पुलकेशिन द्वितीय। इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है क्योंकि यहाँ पे आप बॉर्डर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के काल के बारे में। इनका जो समय है वो 630 से 668 ईस्वी के मध्य। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और युद्ध हुआ था 642 ईस्वी में और उसकी राजधानी वातापी को जीत लिया और इसके बाद में जीत कर वातापी कोड की उपाधि धारण की, यानी वातापी को जीतने वाला ऐसी उपाधि वातापी कोड धारण की।
और यहाँ पर ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, इन्होंने चोल, चेर, कलभ्र यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछले पेज में। और यहाँ पर ये पांडवों को भी पराजित किया। यहाँ पे कलभ्र, चेल, चोर और पांडवों से भी इनका युद्ध हुआ था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने भी करवाया था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नरसिंह महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसी के समय नरसिंह वर्मन प्रथम के ही समय ही चीनी यात्री ह्वेन-सांग कांची आया था, और ये आया था 640 ईस्वी में। इसके बाद में दो शासक आते हैं जिनका नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस हो जाता है। महेंद्र वर्मन द्वितीय आते हैं 668 से 670 के मध्य। ये नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय हैं। और इसके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय के पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम। इनका समय है 670 से 700 ईस्वी के मध्य। इनके समय कुछ खास काम नहीं होता है, तो ये हम पढ़ने वाले नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में, जिनका समय है 700 से 728 ईस्वी के मध्य। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है, और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और मामल्लपुरम का मंदिर इसी के शासनकाल में बनवाया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडिल रहा करते थे। इन्होंने देश कुमार चरित की रचना की थी, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नंदी वर्मन द्वितीय के बारे में। तो नंदी वर्मन द्वितीय ने मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ, पेरुमाला मंदिरों का निर्माण करवाया था। मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ, पेरुमाला मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक अपराजित वर्मन था। इसका शासनकाल है 882 से 897 ईस्वी के मध्य में। चोल शासकों ने पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित को पराजित करके पल्लव साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ से पल्लव साम्राज्य का अंत हो जाता है, और इसके अंतिम शासक है अपराजित। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये चोल साम्राज्य है। यहाँ पे बहुत छोटा सा है, 300 ईडी के आसपास, 400 ईडी के आसपास यहाँ पर है। इनका कलभ्रों से युद्ध होता है 400 ईडी के आसपास में। नेक्स्ट 500 ईडी के आसपास में यहाँ पे आप पल्लव वंश देख सकते हैं। यहाँ पे वाकाटक है, इसके बाद यहाँ पे चालुक्य आ जाते हैं, और पल्लवों का साम्राज्य विस्तार यहाँ से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे। नेक्स्ट यहाँ पे पल्लव वंश है 700 ईडी के आसपास में। इसके पास में यहाँ गंग होती है, पांड्य, चेर, चालुक्य, इनसे इनका युद्ध होता है। इसके बाद यहाँ पे भी आप पल्लव वंश देख सकते हैं। यहाँ पे पांड्य है 800 ईडी के पास में। अब हम देखते हैं चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। उन्होंने 3 राजवंशों के रूप में शासन किया था। पहले हैं इसमें बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो इन तीनों चालुक्य के बारे में देखते हैं। तो बादामी के चालुक्य सबसे पहला राजवंश, इसे बादामी चालुक्य के रूप में जाना जाता है। 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक वातापी, जो आधुनिक बादामी है, इस पर शासन किया था। वेंगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन, और ये समय है 615 से 16 ईस्वी का, यहाँ पर उसके राजा बनाते हैं विष्णुवर्धन को। और विष्णुवर्धन के वंशज ने वेंगी से लगभग 11वीं शताब्दी तक शासन किया है। नेक्स्ट आते हैं कल्याणी के चालुक्य। बादामी के चालुक्यों के वंशज राष्ट्रकूटों के सामंतों की हैसियत से राज्य करते रहे। जब बादामी के चालुक्यों का वंश समाप्त हो जाता है, तो जो उसके वंशज होते हैं वो राष्ट्रकूट उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। तो जो उसके वंशज होते हैं वो राष्ट्रकूटों के अधीन सामंतों की हैसियत से राज करते हैं। और इन सामंतों में अंतिम तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के शासन को समाप्त कर दिया और 973 ईस्वी में देश में सार्वभौम सत्ता स्थापित कर ली। इन पश्चिमी चालुक्यों ने 12वीं शताब्दी के अंत तक कल्याणी यानी आधुनिक बस कल्याण से शासन किया है। तो ये तीनों चालुक्य के बारे में आपको ध्यान रखना है, हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये चालुक्य वंश है 700 ईडी के पास में। इसके बाद में आते हैं यहाँ पे राष्ट्रकूट, ये बादामी के चालुक्य है, इनका वंश समाप्त करके यहाँ पर आते हैं राष्ट्रकूट शासक। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर किनारे ये हैं पश्चिमी चालुक्य और ये है पूर्वी चालुक्य। यहाँ पे आप वेंगी के चालुक्य देख सकते हैं, ईस्ट चालुक्य है ये। यहाँ पर भी ईस्टर्न चालुक्य है, यहाँ पर चालुक्य है, यहाँ पर पूर्वी चालुक्य होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इस मैप में भी आप देख सकते हैं, ये चालुक्य है
और इसके बाद में 1200 AD के आसपास में इनका शासन समाप्त होता है। यहाँ पे नए राजवंश आ जाते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं वातापी या बादामी के चालुक्य के बारे में डिटेल से। सबसे पहला राजवंश जिसे बादामी चालुक्य के रूप में जाना जाता है, इन्होंने 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक वातापी यानी आधुनिक बादामी पर शासन किया था। इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे जिनकी राजधानी वातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। पुलकेशिन द्वितीय का समय है 610 ईस्वी से 642 ईस्वी के मध्य। इसने यानी पुलकेशिन द्वितीय ने गंग वंश, कदम्ब वंश और पुष्पभूति वंश के शासकों को हराया और पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश पर आक्रमण किया और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया था। इसका बदला महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चाणक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और ये किया था 642 ईस्वी में और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। तो ये सभी टॉपिक आपको ये सभी टॉपिक आपको पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप बादामी के चालुक्य का साम्राज्य देख सकते हैं जो काफी बड़ा है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। यह लेख संस्कृत भाषा में है जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी जो पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि थे। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में है इसको जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया और इसी के साथ वेंगी के चाणक्य की नींव रखी गई। पुलकेशिन द्वितीय के प्रपौत्र विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों से पुनः बैर ठान लिया और उसकी राजधानी कांची को लूट लिया। विक्रमादित्य द्वितीय के इनका समय था 733 से 745 ईस्वी। चाणक्य राज्य के उत्तरी भाग पर सिंध के अरबों ने आधिपत्य जमा लिया, तो ये भी ध्यान रखना है। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतिदुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऊपर हमने मैप में देखा था राष्ट्रकूट वंश के क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे जो बादामी के चालुक्य हैं इनके साम्राज्य का अंत करके वहां पे राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं सोलंकी जिन्हें वेंगी के चालुक्य कहते हैं या फिर पूर्वी चालुक्य भी कहते हैं। इनके बारे में बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था। विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया। पूर्वी चालुक्यों ने 7वीं शताब्दी से आरंभ करके 1130 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद वेंगी राज्य चोल साम्राज्य में विलीन हो गया और 1189 ईस्वी तक चोल साम्राज्य के संरक्षण में इस पर चालुक्य राजाओं ने शासन किया। तो सोलंकी यानी वेंगी के चालुक्य, पूर्वी चालुक्य से संबंधित आपको ये सभी टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं कल्याणी के चालुक्य के बारे में। बादामी के चालुक्यों के वंशज राष्ट्रकूटों के सामंतों की हैसियत से बीजापुर जिले में राज करते रहे। इन सामंतों में अंतिम तैलक द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के शासन को समाप्त कर दिया और 973 ईस्वी में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस वंश की स्थापना तैलक द्वितीय ने की थी। प्रारंभिक राजधानी इनकी मान्यखेत थी और बाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाते हैं। इन सभी में सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 होते हैं। ये 6 है। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हड़ रहा करते थे। विल्हड़ की रचना है विक्रमांक चरित और विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। इन पश्चिमी चालुक्यों ने 12वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया है। तो सभी चालुक्य वंश के बारे में हमने डिटेल से जान लिया है। तीनों चालुक्य के बारे में आपको ये सभी टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे आपने 2 वंश देखे होंगे पल्लव वंश से जिनका झगड़ा होता है, ये है यहाँ पे गंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे ये कदम्ब है। तो इनके बारे में थोड़े से बहुत छोटे टॉपिक हैं, डिटेल में जान लेते हैं। इस कदम्ब वंश देखते हैं पहले। इस राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। इनकी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केरला जिले में वैजंती या वनवासी थी।
पल्लव वंश का आरंभ में कदम्ब से संघर्ष हुआ था। तो ये जो पल्लव वंश है इनका कदम्ब से यहाँ पे संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट अब देखते हैं गंग वंश के बारे में। 4वीं शताब्दी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन कायम किया। यहाँ पे आप बीच में यहाँ पे आप गंग वंश का शासन देख सकते हैं। ये गंग वंश है। यह पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते थे। यहाँ पे गंग आप एक इस तरफ भी गंग देख सकते हैं जो कि कलिंग क्षेत्र में है। इन्हें पूर्वी गंग कहा करते थे क्योंकि ये 2 भाग में थे, इकट्ठा इनका साम्राज्य एक साथ नहीं था, तो इसे पूर्वी गंग या फिर पश्चिमी गंग के नाम से कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये पश्चिमी गंग है और ये पूर्वी गंग है। 5वीं सदी। यह पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते थे क्योंकि पूर्वी गंग इनसे भिन्न थे और वो 5वीं सदी से पूर्व में शासन करते थे। गंग वंश के संस्थापक है ब्रजहस्त पंचम और इनकी राजधानी कोलार, जिसे कोलार कहते हैं, वह तलकाट थी। तो ये सभी टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय का, ऑप्शन बी सही है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी सही है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी होगा इसमें। नेक्स्ट है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो ये है पल्लवों की, ऑप्शन ए सही है। मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? तो ये थे महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन ए सही है। किस मंदिर को सिंह राजेश्वर राजसिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे? तो ये थे, ऑप्शन बी सही होगा, विक्रमादित्य 6 के थे। मिताक्षरा की विषय वस्तु है तो इसमें दिया गया है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता, ऑप्शन डी सही होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।